हेलो दोस्तों, कहानी के दूसरे अध्याय में आप सभी का दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। यह कहते हुए वह मेरी और भी करीब आ गया था। मैं पीछे सेल्फ से जाकर लग गई थी। गौतम प्लीज़ हटो, मुझे अपना दुपट्टा लेना है। मैंने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। गौतम ने कहा, क्यों? यहाँ कोई गैर है क्या जिससे तुम्हें अपने आप को छुपाना है? पति पत्नी तो वैसे भी एक दूसरे के होते हैं। गौतम मुझसे और भी करीब हो गया और मुझे कमर से पकड़ लिया और अपने होठ मेरे गर्दन पर रख दिए। उसकी गरम गरम सांसों से मैं पिघलने लगी थी। मेरी हालत अब और भी खराब होने लगी थी। जिससे पहले कि वह मेरा चेहरा को अपने हाथ से लेता, मैंने उसे पीछे धक्का दे दिया और किचन से बाहर निकल गई। तेजी से अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कैसे गौतम की बढ़ती हुई बेकरारी को रोक सकती थी? वह पति था मेरा, मुझसे मोहब्बत करता था। उसकी अपने दोस्त की शादी में मुझे पसंद कर लिया था और मेरा घर रिश्ते भेज दिया था। मेरी माँ ने पहले इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था और जब तक यह रिश्ता पक्का नहीं हो गया उसने हमारे घर की दहलीज नहीं छोड़ी थी। वह ना जाने कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था और जब आज मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर में मौजूद थी तो वो मुझे भी भरकर प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त नहीं दी थी। वह अपनी जगह सही था, लेकिन जिस मुश्किल में मैं फंस चुकी थी वह मेरे लिए एक मुसीबत बन गई थी। टेंशन के कारण मैं रोने लगी थी। पत्थर की तो मैं भी नहीं थी, एक गौतम नेचुरल सा रिश्ता था। जितनी मोहब्बत और संगत की तड़प गौतम को थी, मैं भी उसकी संगत के लिए तड़प रही थी। जी चाहता था कि उसकी मजबूत बाहों में समाकर दुनिया के सारे गमों को भूल जाऊं, लेकिन बस मेरी मजबूरी मेरी आड़े आ रही थी। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब उठी तो गौतम ऑफिस जा चुका था। मैंने अपनी सास से गौतम को इतनी जल्दी ऑफिस जाने की वजह पूछी तो मेरी सास ने कहा, पता नहीं, कह रहा था ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। मुझे याद आया, मैंने तो रात भर अपना कमरा बंद अंदर से लॉक किया हुआ था। शायद गौतम वही हॉल में सोफा पर ही सो गया होगा। उसके कपड़े और बैग वगैरह भी तो कमरे में ही थे। मैं समझ गई गौतम ऑफिस नहीं गया, बल्कि वह घर से कहीं चला गया है। अब मुझे गौतम की चिंता होने लगी। पता नहीं वह कहाँ चला गया होगा और मुझसे नाराज़ था। पूरा दिन मेरा इसी चिंता में निकल गया। शाम 4 के करीब वह आया था। वह सीधा कमरे में चला गया। उसके बाद से गौतम ने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी। वह बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देखता था। एक बार जब उसके ऑफिस के कपड़े पर प्रेस करने लगी तो उसने मेरे हाथ से छीन ली। कहने लगा, मेरा काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपने कपड़े सोनी को दे दिए। नाश्ते का भी उसी से कहने लगा। मैं बेचैन सी होकर रह गई थी। गौतम का रवैया शायद मेरा साथ ठीक नहीं था। वह कब तक मेरे साथ नरमी से रह सकता था, लेकिन मेरी जान पर उस समय बन आई जब मैंने सोनी को गौतम के आगे पीछे घूमते देखा। वह बड़ी खुशी से दौड़ दौड़ कर गौतम के सारे काम कर रही थी। हैरत तो मुझे यह देखकर भी हुई कि शाम को जब गौतम ऑफिस से वापस आता तो उस समय सोनी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। जैसे ही गौतम अंदर आता था, सोनी भागकर उसके करीब जाती, उसे मुस्कुराते हुए हेलो कहती और उसके हाथ से बैग ले लेती। जो जिम्मेदारी मेरी थी वो बड़ी खुशी से सोनी निभा रही थी और मेरे अंदर तो जैसे आग ही लग रही थी। लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि गौतम खुद उसे इतनी अहमियत दे रहा था। शायद इसलिए कि जो वो चाहता था वो मैं पूरा नहीं कर सकती थी। बात यही तक
रुकी रहती तो ठीक था। एक बार रात के समय मेरी आँख खुली तो मुझे बाहर डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सामने चाय के 2 कप भी पड़े हुए थे। मुझे देखकर सोनी की हंसी को तो ब्रेक लग गई, लेकिन गौतम बिल्कुल बेपरवाह सा बैठा हुआ था और सोनी से बात कर रहा था, जैसे उसे मेरे होने या ना होने की कोई परवाह ही नहीं हो। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था, लेकिन मैं शायद जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी कि जहां आगे कुआं और पीछे खाई थी। अगर मैं हकीकत गौतम को बता देती तब भी मेरा घर बर्बाद हो जाता था, और ना बताती तब भी यह सोनी नाम की लड़की मेरी जगह ले लेती और सब कुछ सह सकती है। लेकिन सोतन का दुख नहीं। मेरे और गौतम के बीच जो कुछ भी था, मैं नहीं चाहती थी कि सोनी बीच में आए। इसलिए मैंने अपनी सास से कहा, सोनी को काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, वापस कब जाएगी। हालांकि सोनी की माँ को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सोनी यह कहकर रुक गई थी कि मैं कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी, मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि अब तो तुम्हें आए हुए बहुत दिन हो गए, तुम अब अपने घर जाओ। लेकिन यह गौतम है कि उसे मना किया जा रहा है। वह जाने का मन भी बनाती है तो गौतम उसे रोक लेता है। यह सुनकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। गौतम क्यों चाहता था कि वह यहाँ से ना जाए। एक बार मैं किचन से बाहर आई तो दोनों डाइनिंग रूम में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी। इसके बीच होने वाली बातें ही कुछ ऐसी थी जो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। पहले मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच की बात क्या चल रहा हो, मैं नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन आज इस राज से भी पर्दा उठ चुका था। मैं तो इस गलतफहमी में जी रही थी कि गौतम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत तो शायद कुछ और ही थी। क्योंकि जो मैंने सुना था उसके बाद मेरे दिल में यह आग सी लग गई थी कि मेरा पति मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद यह शादी उसकी मजबूरी रही होगी, वरना मोहब्बत तो उसे सोनी से ही थी और सोनी उसके कहने पर ही यहाँ रुकी हुई थी। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। आधी रात मैंने रोकर गुजारी थी। रात 2 बजे मुझे डाइनिंग रूम से फिर से शोरगुल की आवाज़ें आने लगी थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो डाइनिंग रूम का दरवाज़ा बंद था और डाइनिंग रूम की खिड़की से देखा तो मेरे होश उड़ गए। सोनी गौतम की बाहों में थी। अचानक मेरी आँख खुली थी। मेरी शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पसीने से भीग चुकी थी। भगवान का धन्यवाद था कि मैंने जो देखा वह एक सपना था। मैं उठकर जल्दी से अपने कमरे के बाहर निकली। हॉल में खामोशी छाई हुई थी। मैं डाइनिंग रूम में गई। गौतम अपने लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। मैं रोते हुए उसके पास बैठ गई। वो मुझे देखकर कुछ परेशान हुआ। कहने लगा, क्या बात है, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, गौतम आप आज के बाद सोनी से बात नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहले तो वह कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। कहने लगा, क्यों ना बात करूं। मैंने कहा, आपके दिल में सोनी थी तो मुझसे शादी क्यों की आपने। वह कहने लगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने सोनी की कदर नहीं की और तुम्हारे हुस्न का दीवाना बन बैठा और तुमसे शादी कर ली। सोनी मुझसे पहले से ही मोहब्बत करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो गया, इसलिए मैं सोनी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरा दिमाग ही चकरा गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझे यूँ बर्बाद नहीं कर सकते। मैं मर जाऊँगी आपके बगैर गौतम। मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में लेकर गया और
कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगा, बस बस यही तो सुनना चाहता था मैं। यह जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या था, यह जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में क्या था। इसलिए मैंने सोनी से विनती की थी कि वह मेरे साथ मिलकर यह ड्रामा करे। नेहा, सोनी मेरी सगी बहन है। मम्मी की सहेली की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मम्मी ने सोनी को उन्हें दे दिया था। यह बात मेरे लिए एक नया खुलासा थी कि गौतम बोला, तुम्हारी दूरियों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था। मुझे लगा शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। इसलिए मैंने सोनी के साथ मिलकर यह ड्रामा किया था और आज तुम्हारे इजहार ने मेरे अंदर एक सुकून भर दिया हो। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक नेचुरल झिझक थी। गौतम मेरे करीब आने लगा, इतना करीब कि उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गौतम ने मदहोश होते हुए कहा, नेहा, अपना दिल दिमाग से सारा डर निकाल दो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगा। इस बार मैं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि अपनी जुबान से मैं इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। पूरी रात मेरी डर में गुजरी थी कि जिस दिन मेरी सच गौतम को पता चल गई, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। खैर, मेरी संगत पाकर गौतम बेहद खुश था, इसलिए दिनों बाद सोनी भी वापस चली गई थी। बस मेरा दिल हर समय डर के साए में रहता था कि आज मेरी सच्चाई का गौतम को पता ना चल जाए तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे जब एक बार मेरी सास खाने के बीच कहने लगी, गौतम, मुझे जल्दी से एक पोता या पोती की खुशखबरी सुना। तुम मेरी एकलौती औलाद हो। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी दादी बन जाऊँ। इस सूने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारी गूंजी। यह सुनते ही मेरे हाथ से प्लेट गिर गई। मैंने जल्दी से प्लेट उठाई। गौतम ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं उसे क्या जवाब देती? मेरी तो भूख ही मिट गई थी। और गौतम ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को तसल्ली दी। माँ, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, आपको यह खुशखबरी भी जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन सास को तो बहुत ही जल्दी थी और शायद उसकी यह जल्दबाजी स्वाभाविक भी थी। उसके दो ही तो बच्चे थे। सोनी को उसने अपनी सहेली को दे दिया था और उसके साथ सिर्फ गौतम ही था। न जाने कितने वर्ष से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसलिए उसे बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर गौतम मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया है। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए थे। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते गौतम से कहा, मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चे की? गौतम ने तो मेरा हाथ थाम कर बोला, नेहा, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक ही बार में 2 बच्चे दे दे। गौतम की बातें मेरे दिल दहलाने के लिए काफ़ी थे। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को गौतम को नहीं दे सकती। और जिस दिन यह गौतम को पता चलेगा, उस दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वो मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे को ओर देख रही थी, तो काफ़ी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में पति को कुछ न कहे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम किसी बात कर रही हो, हमें यह ऑर्डर नहीं है। और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और
अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज़्यादा दिन तक छुपा ही नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दे। मैं उसे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट गौतम तक पहुंच गई। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने वह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरानी से देखने लगी और उसी रिपोर्ट की सच्चाई गौतम को बता दी। और मैं यूं ही पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच गौतम को पता चल चुका था। गौतम के बदले हाव भाव और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने गौतम से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछा तो गौतम ने कहा, अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चलता तो उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर से बाहर निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी अपने चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकलते हुए गौतम न जाने कमरे में आकर मुझे कौन से सवाल सुनाने वाला था। गौतम जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना भूल गया था। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसके जुबान से तो कुछ कहा, लेकिन नजरें कैसे बहुत कुछ कह रहे थे। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकलीफ के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद गौतम कहने लगा, बस एक बात बता देती नेहा, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ मेरी हकीकत गौतम को पता चल गई थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन वह एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया था। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाएगा। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो गौतम अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसके हाथ में रिपोर्ट पड़ी हुई थी जो मेरी सास के सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल ही अनपढ़ है। वो कहने लगी, गौतम मुझे इस रिपोर्ट को में क्या लिखा है वो पढ़कर सुनाओ। गौतम कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे अंदर मर्दाना ताकत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मेरी माँ के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ। भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहना। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। गौतम ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने गौतम की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं गौतम, तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे, लेकिन तुम अपना दिल दुखाया मत कर। मैं कभी तुमसे दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर गौतम बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास गई, उसके पैर पकड़ लिए। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आपने यह क्या किया? मेरी कमी को अपने सिर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं और हमारा रिश्ता शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो नेहा, तुम्हारा ये मेरा है। तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं ये नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है।
यह कहकर गौतम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ जिसे गौतम जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर गए थे। सोनी की भी शादी हो चुकी थी और उसकी 2 जुड़वे बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा सोनी ने मुझे और गौतम को दे दिया। मैंने खुशी खुशी सोनी के बेटे को अपना लिया था। अब गौतम, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश है। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है हमसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।